कहानी की शुरुआत में हमें एक शूटर दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी है। आज वह एक बड़े माफिया को खत्म करने वाला था। जिस माफिया को वह मारने वाला था वह एक ट्रेन में बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि हेनरी का एक आदमी उसी ट्रेन में बैठा हुआ है और वह हेनरी को सारी बातें बता रहा है। जिस आदमी को हेनरी शूट करने वाला था उसका नाम ग्रे था और वह एक रशियन है। हेनरी निशाना लगाकर गोली चला देता है और उसका काम तमाम कर देता है। बिल्कुल सटीक निशाना था जिसकी वजह से ग्रे मारा जाता है। उसका जो दोस्त ट्रेन में बैठा हुआ था उसने वीडियो भी बना लिया था। हेनरी लगभग 20 सालों से DIA के लिए काम कर रहा था। यह काम पूरा कर लेने के बाद उसका मैनेजर पैटिस आकर उससे मुलाकात करता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उस रशियन बंदे को मारने के लिए मैंने 4 आदमियों को हायर किया था और चारों नाकामयाब रहे, लेकिन तुमने कर दिखाया। लेकिन हेनरी खुश नहीं था, उसका मन उखड़ा हुआ था। वह पैटिसन से कहता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। हालांकि पैटिसन उससे पूछता भी है कि आखिर ऐसा क्यों, तो हेनरी कहता है कि मैंने 72 लोगों को मारा है, वह भी टॉप लेवल के। उनको अपने सामने मरते हुए देखा है। मैं अब यह नहीं करना चाहता हूँ और वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है। जिस पर पैटिसन कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है। जिससे वह मिलने के लिए गया था वह समुद्र के बीचों बीच एक बोट में रहता है। वह भी एक DIA का एजेंट था, हालांकि अब रिटायर हो चुका है। नाम था जैक और वह हेनरी को यहाँ पर उसे कुछ बताने के लिए बुलाया था। जब हेनरी उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों, तब जैक उसे उस रशियन माफिया का फोटो दिखाता है जिसे हेनरी ने अभी हाल ही में मारा है। जैक उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि तुमने एक गलत आदमी को मार दिया। जिसके बाद हेनरी उससे कहता है कि वह एक आतंकवादी था, इसलिए मुझे उसे मारने के लिए भेजा गया था और मैंने उसकी फाइल भी चेक की थी। वह एक बायो टेररिस्ट था। इस पर जैक उसे बताता है कि उसकी फाइल बदल दी गई थी। किसने बदली ये मुझे नहीं पता, लेकिन बदल दी गई थी। वह कोई बायो टेररिस्ट नहीं था बल्कि एक बायोलॉजिस्ट था जो यहाँ किसी रिसर्च के लिए आया था। ये सुनकर हेनरी पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि उसने कभी भी किसी मासूम को नहीं मारा और ना ही मारना चाहता है। वह जैक से कहता है कि मुझे उस इंसान से बात कराओ जिसने तुम्हें यह बात बताई है। इसके बाद जैक अपना लैपटॉप खोलता है और यूरी को मैसेज करता है। मैसेज जा ही रहा था कि तभी हेनरी को आसमान में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। एक पल के लिए वह भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह क्या है। अब उसे तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि डिफेंस एजेंसी वाले उस पर नजर रखे हुए हैं और उसकी सारी बातें सुन भी रहे हैं। यहाँ पर हम एजेंसी की हेड को भी देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है। ये बंदा कैथरीन के साथ मिला हुआ है और ये लोग हेनरी पर नजर रख रहे थे। आखिर ये लोग हेनरी पर नजर क्यों रख रहे थे ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर जैक से मुलाकात करने के बाद हेनरी अपनी बोट लेता है और वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन आसमान में जो चमकती हुई चीज उसने देखी थी वह अब भी उसे परेशान कर रही थी। तभी उसकी नजर बोट के मीटर पर पड़ती है जिसमें कुछ गड़बड़ थी। जब वह नीचे झुककर चेक करता है तब उसे एक छोटा सा चिप दिखाई देता है। यहाँ पर वह समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर यह चिप वहाँ लगाया था उस पर नजर रखने के लिए। इसके बाद वह वापस टिकट काउंटर पर आता है जहाँ उसकी मुलाकात मैडी से होती है। मैडी को वह चिप देते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम एक DIA एजेंट हो। इस पर मैडी कहती है कि यह क्या होता है, मुझे नहीं पता। वह इतना साफ और आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि हेनरी उसे पकड़ नहीं पाता। उसके जवाब इतने सटीक थे कि हेनरी समझ ही नहीं पाता कि वह सच बोल रही है या झूठ। उसके जवाब से हेनरी इंप्रेस हो जाता है और वह उसे कॉफी के लिए पूछता है क्योंकि वह मैडी से कुछ बातें करना चाहता था। मैडी कहती है कि ठीक है, आज शाम को मैं फ्री हो जाऊंगी। इसके बाद हमें हेनरी दिखाया जाता है जो फूल लेकर मैडी से मिलने जाता है। वह मैडी के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करके आया था। उसे पता चल चुका था कि मैडी एक DIA एजेंट है और उसे एजेंसी की तरफ से हेनरी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। हालांकि हेनरी उससे पूछता भी है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वह नहीं बताती। वह हेनरी से कहती है कि तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो, अब मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक दिखाया जाता है जो अपनी बोट में बैठा हुआ था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह गन उठाता है और अपने पार्टनर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे और उसके पार्टनर को मारकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। इधर हेनरी आराम से सो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। उसके फोन में ऐसा सिस्टम लगा था कि अगर उसके एरिया में कोई भी घुसता है तो अलार्म बज उठता है। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो कुछ लोग हथियार लेकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह तुरंत बेसमेंट में जाता है जहाँ से वह अपने हथियार निकालता है। बाहर कुछ लोग उसके घर के पास थे और कुछ दूर बैठकर स्नाइपर ताने हुए थे, लेकिन हेनरी पहले से तैयार था। वह सबसे पहले घर के पास मौजूद लोगों को शूट करता है और जो दूर स्नाइपर लिए बैठा था उसे भी आराम से खत्म कर देता है। एक पल के लिए उसे शक होता है कि शायद यह सब मैडी ने करवाया हो, इसलिए वह सीधे उसके घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि मैडी तो सो रही है, यानी उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। हेनरी उसे बताता है कि कुछ लोग उसे मारने आए थे और अब अगला निशाना वह भी हो सकती है। मैडी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वह अभी नई एजेंट थी। हेनरी कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें सबसे तेज बोट लेनी होगी। मैडी जैसे ही बोट की चाबी लेने जाती है तभी अचानक एक आदमी वहाँ आ जाता है और उस पर गन तान देता है। वह मैडी से पूछता है कि हेनरी कहाँ है, लेकिन मौका मिलते ही मैडी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है जो काफी देर तक चलती है। आखिरकार मैडी उसे काबू में कर लेती है और खत्म कर देती है। इसके बाद दोनों तुरंत बोट पर बैठते हैं
और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। अगली सुबह हम दोनों को एक सुनसान आइलैंड पर देखते हैं। हेनरी पहले ही अपने एक पुराने दोस्त को मैसेज कर चुका था जो अपनी प्राइवेट प्लेन लेकर उन्हें लेने आता है। वह हेनरी का काफी करीबी दोस्त होता है, नाम है बैरन। यहाँ पर जब उसे मालूम चलता है कि जैक मारा जा चुका है तब वह थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसके बाद वह हेनरी और मैडी को लेकर इस आइलैंड से बाहर निकलता है। रास्ते में हेनरी अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यह कर क्या रहे हो। इस पर उसका मैनेजर कहता है कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हालांकि हेनरी उसे यह भी कहता है कि तुमने फाइल बदलकर एक गलत आदमी को मुझसे क्यों मरवाया, आखिर तुमने ऐसा कितनी बार किया है, मैंने कितने मासूमों को मारा है। इस पर पैटिसन कहता है कि नहीं, यह पहली बार था। वह यह भी बताता है कि इन सब के पीछे मार्टिन का हाथ है, वही तुम्हें खत्म करना चाहता है ताकि तुम सच्चाई की जड़ तक न पहुंच सको। हेनरी उससे यह भी पूछता है कि जिस आदमी को तुमने मुझसे मरवाया क्या वह पहले मार्टिन के साथ काम करता था। इस पर पैटिसन कहता है कि हाँ, बहुत पहले करता था। फिर भी हेनरी को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर उस आदमी को मारने के बाद अब मार्टिन उसके पीछे क्यों पड़ा है। खैर, ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए बैरन उन्हें अपने घर ले जाता है। दोपहर में जब हेनरी सो रहा होता है तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे छत के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। हेनरी समझ जाता है कि यह कोई स्नाइपर है जो इन्हें मारने आया है। वह तुरंत बैरन और मैडी को जगाता है और उन्हें छिपने के लिए कहता है ताकि उन पर कोई मुसीबत न आए। हेनरी खुद बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है स्नाइपर उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि वह सिर्फ हेनरी को मारने के लिए आया था। हेनरी अपना पोजीशन बदलता है, गन निकालता है और उस आदमी पर तान देता है। उसके पास इतना शानदार मौका था कि वह चाहता तो एक ही झटके में उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उस बंदे का चेहरा देखते ही हेनरी सदमे में रह जाता है। वह बिल्कुल हेनरी जैसा दिख रहा था, फर्क सिर्फ इतना था कि वह करीब 20 साल का लड़का लग रहा था। यही वजह थी कि हेनरी उसे मार नहीं पाता, लेकिन वह लड़का पूरी तैयारी और प्लान के साथ हेनरी को मारने आया था। हेनरी छत से भागने की कोशिश करता है लेकिन गलती से नीचे गिर जाता है। वह किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता था, इसलिए बार बार उससे बचकर दूर भागने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वह बाइक लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का भी बाइक लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। कई बार तो हेनरी मरते मरते बचता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वह लड़का हेनरी को बाइक से गिरा देता है और उस पर लगातार हमला करने लगता है। अब हेनरी के पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह लड़का चाकू लेकर हेनरी को खत्म करने के लिए उसके करीब आता है तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही अगले ही पल वह लड़का वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कोई भूत हो। मौके पर सिर्फ हेनरी मौजूद था, इसलिए सारा इल्जाम उसी पर आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। हालांकि वह जेल में बंद था, लेकिन शुक्र था उसके दोस्तों का जो DIA एजेंट बनकर वहाँ पहुँचते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। जिन्होंने उस लड़के को देखा था उनके मन में यही सवाल था कि आखिर वह हेनरी जैसा क्यों दिख रहा था। फिलहाल हेनरी खुद भी कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि वह आखिर क्या था। उसे अच्छे से मालूम है कि उसका कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है और उसने कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता भी नहीं बनाया। इसके बाद हमें हेनरी के हमशक्ल को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठकर अपनी मरहम पट्टी कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन ही उसका बाप है, लेकिन वह उसका बाप कैसे है यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल उस लड़के का नाम है जूनियर। वो मार्टिन से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मेरे हर एक अटैक के बारे में पहले से पता था। जैसे ही मैं उस पर गोली चलाता वह वहाँ से गायब हो जाता। जूनियर यह भी कहता है कि वह बेहद खतरनाक और बेहतरीन है। इस पर मार्टिन उसे समझाते हुए कहता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था उसे मारने के लिए, तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं मार सकता। इसके बाद सीन बदलता है और हमें मैडी दिखाई देती है। वह एक लड़की के पास जाती है और उसे ब्लड सैंपल के साथ कुछ पैसे देती है। दरअसल वह एक रिपोर्ट निकलवाना चाहती थी। लगभग 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जो लड़का हेनरी को मारने आया था उसका खून हेनरी से पूरी तरह मैच करता है, यानी दोनों का DNA एक जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 2 अलग अलग लोगों का खून एक जैसा कैसे हो सकता है। यह सुनकर हेनरी खुद भी हैरान रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच्चाई जानने के लिए वह जैक के दोस्त यूरी के पास जाता है। यूरी वही आदमी है जिसने जैक को बताया था कि हेनरी ने एक गलत इंसान को मार दिया है। हेनरी उससे पूछता है कि जिस आदमी को मैंने मारा वह यहाँ क्यों आया था। इस पर यूरी बताता है कि वह पहले मार्टिन के साथ मिलकर काम करता था। उनकी एक जेमिनाई लैब है जहाँ वे इंसान के DNA सैंपल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का मकसद था कुछ ऐसा बनाना जो इंसान जैसा दिखे, इंसान जैसा सोचे, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में रहे। यानी एक ऐसा परफेक्ट सोल्जर जो कभी थके नहीं, खाना ना खाए, पैसा ना मांगे। लेकिन जिस आदमी को तुमने मारा वह बाद में मार्टिन से अलग हो गया था। वह यह काम आगे नहीं करना चाहता था। उसने DNA सैंपल के साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर दी जिसकी वजह से उसे कुछ ऐसा मिल गया जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। मार्टिन उसी चीज को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे मैनेजर के साथ मिलकर तुम्हें ही उसे मारने के लिए भेज दिया। उसने तुमसे झूठ बोला कि वह एक आतंकवादी है ताकि तुम उसे मार दो। अब हेनरी को समझ में आ गया था कि आखिर वे लोग उसे क्यों खत्म करना चाहते हैं। इन सब में कैथरीन का भी हाथ था। वह शुरू से ही हेनरी को मरवाना चाहती थी। हेनरी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी एजेंट मेरे साथ है और इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। उसे तुमने ही मेरे पास नजर रखने के लिए भेजा था। अब तुम उसे वापस बुला सकती हो, लेकिन ध्यान रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस और तुम्हारे बच्चों के बारे में भी पता है। इसके बाद कैथरीन उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि मैडी को वहां लेकर आओ। रात के समय हेनरी उसे उस लोकेशन पर लेकर जाता है। वह मैडी से कहता है कि अब तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैडी को लेने के लिए एक आदमी आता है और बाद में पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जूनियर है। असली ट्विस्ट यह था
कि हेनरी को पहले से अंदाजा था कि मैडी को लेने जूनियर ही आएगा। हेनरी का साथ देने के लिए मैडी जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। उसे पता था कि ये लोग उसे मारेंगे नहीं, क्योंकि इनका असली टारगेट हेनरी है। जूनियर मैडी को साइड में ले जाता है, उसके कपड़े उतरवाकर अच्छे से चेक करता है कि कहीं उसने कोई माइक या ट्रैकर तो नहीं छुपा रखा। पूरी तरह चेक करने के बाद वह मैडी से हेनरी को कॉल लगाने के लिए कहता है। मैडी कॉल लगा देती है। जूनियर फोन पर हेनरी से कहता है कि अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना ये मारी जाएगी। सच तो यह था कि हेनरी यही चाहता था। वह जूनियर से आमने सामने मिलना चाहता था। इसके बाद जूनियर मैडी को लेकर एक सुरंग में चला जाता है। अंदर जाकर वह उसे एक जगह बांध देता है और अब हेनरी के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन बेचारे जूनियर को यह नहीं पता था कि हेनरी पहले से ही वहां पहुंच चुका है। हेनरी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। इसके बाद वह उसे अंदर की तरफ ले जाता है, जहां सबसे पहले मैडी को आजाद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडी ने अपने दांतों में एक छोटी सी चिप छुपा रखी थी, जिसकी वजह से हेनरी को उनकी हर बात सुनाई दे रही थी। इसी कारण जूनियर जाल में फंस गया। अब जब हेनरी आमने सामने जूनियर के सामने खड़ा था तो वह उसे मार्टिन की असली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मैं मार्टिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसी ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। जब तुम 12 साल के थे उसने तुमसे पक्षियों का शिकार करवाया। 15 साल की उम्र में हिरण का शिकार और 19 से 20 साल की उम्र में तुम्हें पहला इंसानी टारगेट शूट करने भेजा। ये सब उसने तुम्हें एक हथियार बनाने के लिए किया। फिर हेनरी वह सच बताता है जिससे जूनियर पूरी तरह अनजान था। वह कहता है कि 25 साल पहले मार्टिन ने मेरा डीएनए लेकर तुम्हारा क्लोन बनाया। तुम मेरे ही खून से बने हो, हमारा खून एक है। उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए उसने तुम्हें तैयार किया ताकि तुम मेरी जगह ले सको। वह 25 सालों से तुम्हें झूठ बोलता आ रहा है। तुम्हारे जरिए वह मुझे मरवा कर अपना रास्ता साफ करना चाहता है। उसे डर है कि मैं उसके एक्सपेरिमेंट्स में रुकावट बन सकता हूँ, इसलिए वह मुझे खत्म करना चाहता है। तुम उस पागल इंसान की बात मान रहे हो जो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जूनियर को अब भी लगता है कि हेनरी उसे भटका रहा है। अपने बाप के बारे में इतना सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह आगे हेनरी की एक भी बात नहीं सुनता और उसी पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच लंबी और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैडी के हाथ में हथियार था। वह चाहती तो जूनियर को उसी वक्त शूट कर सकती थी, लेकिन हेनरी ने उसे रोक रखा था। वह जूनियर से खुद लड़ना चाहता था। धीरे धीरे जूनियर उस पर हावी होने लगता है। फाइट के दौरान दोनों पानी में गिर पड़ते हैं। जूनियर हेनरी को पानी के अंदर दबोचे रखता है। अगर सही समय पर मैडी जूनियर को गोली न मारती तो शायद हेनरी बच नहीं पाता। गोली लगते ही जूनियर उसे छोड़ देता है और वहां से हट जाता है। हेनरी की जान बच जाती है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उधर मार्टिन अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी जूनियर उसके पास पहुंचता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसने हेनरी की बातों पर भरोसा तो नहीं किया था, लेकिन उसके शब्द अब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। जब वह मार्टिन से सच्चाई पूछता है तो आखिरकार उसे पता चलता है कि हेनरी सच कह रहा था। मार्टिन के मुंह से सच्चाई सुनकर जूनियर को यकीन हो जाता है कि वह सच में एक लैब में बनाया गया क्लोन है। उसका कोई असली बाप नहीं है। मार्टिन ने उससे झूठ बोला और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जूनियर गुस्से से भर जाता है, लेकिन फिर भी वह मार्टिन को छोड़कर जा नहीं पाता। भले ही मार्टिन उसका असली बाप नहीं था, लेकिन उसने उसे पाला बढ़ाया था, ट्रेनिंग दी थी। वह रिश्ता टूटना आसान नहीं था। इधर रात के समय हेनरी और मैडी बैरन के घर की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जूनियर वहीं छिपा बैठा है। मौका मिलते ही वह हेनरी पर हमला करता है, लेकिन इस बार उसने गोली नहीं चलाई। उसने हेनरी के शरीर में मधुमक्खी का जहर इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि हेनरी को मधुमक्खी के जहर से गंभीर एलर्जी है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। हेनरी को तड़पता हुआ देखकर जूनियर का आखिरी शक भी दूर हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हेनरी सच बोल रहा था। तुरंत वह उसे एंटीडोट लगा देता है और कुछ समय बाद हेनरी की हालत संभल जाती है। इसके बाद जूनियर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन अब हेनरी के मन में एक नया डाउट जन्म ले चुका था। वह जूनियर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। तब जूनियर बताता है कि तुम्हारे शरीर में एक ट्रैकिंग चिप डाली गई है। ये सुनकर हेनरी चौंक जाता है। जूनियर उसके हाथ को काटकर वह चिप बाहर निकाल देता है। वह बताता है कि 3 साल पहले सर्जरी के दौरान ये चिप डाली गई थी। तब से एजेंसी तुम्हें हर वक्त ट्रैक कर रही थी और मार्टिन भी इसी के जरिए तुम्हारी लोकेशन जानता था। सच्चाई सामने आने के बाद जूनियर भी इनके साथ हो जाता है। अब तीनों मिलकर मार्टिन को रोकना चाहते हैं। जूनियर उन्हें लेकर मार्टिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्टिन हर बार उनसे एक कदम आगे रहता है। उसने पहले से ही अपने आदमियों को तैनात कर रखा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें शक हो जाता है। कार उड़ने से ठीक पहले वे उसमें से छलांग लगा देते हैं, लेकिन बेचारा बैरन समय पर बाहर नहीं निकल पाता और धमाके में मारा जाता है। हमले के बाद जूनियर वहां से हट जाता है। हेनरी और मैडी पास की एक दुकान में जाकर छिप जाते हैं। मार्टिन ने उन्हें खत्म करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जूनियर मार्टिन के पास जाकर कहता है कि अपने आदमियों को पीछे हटा लो, लेकिन मार्टिन साफ कह देता है कि मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। वे मेरे लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। मार्टिन के इशारे पर उसके आदमी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां चारों तरफ बरसने लगती हैं। किसी तरह हेनरी और मैडी बचते बचाते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। गन हाथ में लेकर हेनरी भी मार्टिन के आदमियों पर
जवाबी फायरिंग करता है। इसी बीच एक गोली मैडी के पैर में लग जाती है, वह गिर पड़ती है। हेनरी उसे पकड़कर घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाता है ताकि उसे सुरक्षित जगह पर छुपा सके। लेकिन समस्या यह थी कि अब इनके पास एक भी गोली नहीं बची थी। उधर जूनियर मार्टिन को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मार्टिन लड़ाई में बेहद एक्सपर्ट था। वह जूनियर पर भारी पड़ता है और उसे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही जूनियर को मौका मिलता है, वह पास पड़ी गन उठा लेता है और उसी से मार्टिन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जूनियर मार्टिन के बाकी आदमियों को शूट करता है और हेनरी और मैडी को बचा लेता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मार्टिन को होश आता है, उसके पास एक और खतरनाक आदमी पहुंचता है। यह शख्स लड़ाई में माहिर था। मार्टिन के इशारे पर वह हेनरी और जूनियर को खत्म करने उनके पास पहुंच जाता है। वह अकेले ही दोनों पर भारी पड़ता है। गोलियों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। आखिर में जूनियर उसे एक जोरदार किक मारता है। उसी पल मैडी गन उठाकर पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली चला देती है। जोरदार धमाका होता है और वह आदमी आग की लपटों में घिर जाता है। बुरी तरह जलने के बाद भी वह मरता नहीं है, अभी भी जिंदा था। तब जूनियर लगातार उस पर फायरिंग करता है और आखिरकार आखिरी गोली असर कर जाती है। वह जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। जब हेनरी उसका चेहरा देखता है तो वह एक और क्लोन को पहचानता है, लेकिन यह जूनियर जैसा नहीं था, ये उससे अलग मॉडल था। तभी वहां मार्टिन आ जाता है और कहता है कि यह मेरा आखिरी क्लोन था। मैं इसके जैसे और बनाना चाहता था। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन मैं अपनी सेना को ऐसी ताकत देना चाहता था जिसका सामना दुनिया की कोई भी सेना न कर सके। इससे हमारे देश के कितने सैनिकों की जान बच सकती थी। मार्टिन कहता है कि अगर उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो किसी का भाई, किसी का पति जंग में शहीद नहीं होता। लेकिन हेनरी का साफ कहना था कि क्लोन भी इंसान ही होते हैं, उन्हें सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जूनियर का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने इतने साल अंधेरे में रहकर मार्टिन पर भरोसा किया था और बदले में उसे सिर्फ झूठ मिला। अब वह और हेनरी समझ चुके थे कि अगर आज मार्टिन को नहीं रोका गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके पास पैसा था, ताकत थी, कानून तक उसकी पकड़ में था। आखिरकार जूनियर गन उठाता है और मार्टिन को शूट कर देता है। इस बार वह सिर्फ एक दुश्मन को नहीं बल्कि अपने झूठे अतीत को खत्म कर रहा था। मार्टिन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ती है। जूनियर अब हथियार नहीं बनना चाहता था। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। इसलिए वह कॉलेज में एडमिशन लेता है ताकि एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी शुरू कर सके। एक नई पहचान, एक नया रास्ता और इस बार अपने फैसले खुद लेने की आजादी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।